जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग है ना अभी। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। और आप लोगों को मैंने कहा था कि सीडीएस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आपने देखा भी होगा। सीडीएस के बेहतरीन क्वेश्चंस को निकाल के लेके आया हूं मैं। और आज भी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि मैं हालांकि सीडीएस के क्वेश्चन को सोचा था बहुत बाद में, कि मैं कम से कम जब 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा तो मजा आएगा कराने में, है ना। तो वही चीज है। सर आपसे पढ़ लेते हैं तो पूरा दिन खुश रहते हैं। अरे वाह, ये तो फिर बहुत बड़ी बात कह दी आपने, है ना। अगर ऐसा है कुछ आपके जीवन में, अगर थोड़ी बहुत भी मैं खुशियां लेके आ पा रहा हूं तो सौभाग्य है मेरा कि मैं इस काम को ऐसा कर रहा हूं, है ना। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही गुनगुनाते रहें, गीत गाते रहें, और बहुत बढ़िया से आप आगे बढ़िए। आपके सारे जितने सारे दुख तकलीफ है वो समाप्त हो जाए। मैं यही माता रानी का जो टाइम चल रहा है, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, मैं दुआ करूंगा उनसे। चलिए। सर मुझे आपके सिवा किसी से इंग्लिश पढ़ने मजा नहीं आता। अच्छा जी। सुनो ना, मजे तो नहीं लेते ना मेरी, है ना। कई कई लोग मजे भी लेते हैं। सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, तो टीचर के मजे भी लिए जाते हैं। तुम लोग मजे तो नहीं लेते ये सारी बातें कर करके मेरे से। चलिए। हाँ चलिए, आगे बढ़े, है ना। आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अपने यहाँ पर सेट 14 है आज, है ना। सेट 14 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखो ये क्वेश्चन सीडीएस के पूछे गए हैं, सीडीएस के सवाल हैं। और मैं अब से, ये ध्यान रहे, अब से लेके और आगे तक, जैसे मुझे लगता है कि 11 तारीख तक शायद, है ना, इन इन बिटवीन जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें शायद ज्यादातर बातें मैं सीडीएस के क्वेश्चंस को लेके और एनडीए क्वेश्चंस को लेकर करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है 11 को शायद, पेपर है ना 11 को कि शायद 13 को है, संडे को है ना। इसके बाद वाला संडे जो अभी आ रहा है ना, इसके बाद वाला संडे को पेपर है। मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, अ, देख लेंगे। चलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 2018 का पेपर 1 है। और सवाल पूछा गया है, देखो कहीं ना कहीं आपको पूरे सेंटेंस पढ़ने की एक आदत बनानी है। कारण क्या है कि जब किसी शब्द को देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं कि हाँ, जो है सेंटेंस के फॉर्म में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे लिखा है कि अ ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइप पर्सन। अब राइप का मतलब क्या होता है? देखो, एक ट्रूली रिस्पेक्टेबल यानी एक सही में, है ना, सही माने में, सही मतलब में, या ट्रूली का मतलब समझो, ट्रू से ट्रूली। रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जो है एक राइप पर्सन होता है। सही मायने में कहा जाए कि एक बूढ़ा आदमी जो होता है वो राइप पर्सन होता है। राइप का मतलब क्या है? देखो, खास करके आपने सुना होगा शब्द राइप का, रिपेन शब्द, है ना। रिपेन, रिपन नहीं कह रहा मैं, है ना, रिपन। रिपन देखोगे तो इतिहास के अंदर बहुत जो है एक बड़ा, लोगों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर किसी का है तो लॉर्ड रिपन का है ना। लेकिन वो रिपन नहीं कह रहा मैं, राइप का रिपन कह रहा। ये रिपन का मतलब होता है कि जब भी फसल पक जाती है, जब फसल पक जाती है उसे रिपन कहते हैं, कि फसल पक गई है यानी रिपन। तो वही है राइप। राइप का मतलब होता है पकना, किसी भी चीज का जो है एक तरीके से जो एक अवस्था होती है उसमें। अब यहां पर है कि एक बूढ़ा आदमी जो होता है वो एक राइप पर्सन होता है। क्या एक सीनियर आदमी होता है? सर रिपर, राइप का मतलब सीनियर नहीं है। सीनियर मतलब होता है बड़ा। यहां मैच्योर है, हाँ मैच्योर है बिल्कुल। परफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में जो परफेक्ट का मतलब जो होना चाहिए वही है, यानी जो होना चाहिए वो है, वो परफेक्ट है। यहां देखो, ये जो सीजनड होता है ये अनुभवी को कहते हैं। तो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर का मतलब होता है किसी भी चीज में जो पकने की स्थिति हो जाती है। कि मान के चलो कि गेहूं है, अभी इस समय गेहूं जो है, अब गेहूं पक गया है, तो वो क्या है? तो मैच्योर है। वो क्या है? रिपन है। तो राइप का रिपन, तो राइप से ही आया है ये। अगला शब्द देखो, द सोल्जर्स रिपल्स द एनिमी। द सोल्जर्स रिपल्स्ड, रिपल्स द एनिमी। रिपल्स का मतलब क्या होता है? रिपल्स का मतलब होता है दूर हटाना, है ना। रिपल्सिव फोर्स होता है, रेपिटेंस फोर्स कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स होता है। देखो ये एक आप ऐसे समझ लो, ये अट्रैक्ट का अपोजिट है। जैसे मान के चलो कि चुंबक आपने देखा होगा। चुंबक होता है क्या? एक, जैसे आप ऐसे चुंबक लगाओगे तो एक होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब ऐसे मिलेगा एक तो होगा क्या करेगा कि उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये खींच लिया। और एक होगा क्या करेगा कि उसको ना उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने पर क्या होगा कि जितना उसको पास ले जाओगे वो दूर, पास दूर, पास दूर।
जिंदगी में भी कुछ होता है। जिंदगी में कैसी स्थिति होती है, एक ऐसा पीरियड होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब अनबन हो जाती है, जब उनके बीच में जो अब बनता नहीं है, तो फिर उनके बीच में ऐसा हो जाता है। तो जितना पास आने की कोशिश करेगा उतना दूर, जितना पास उतना दूर। तो वही चीज है कि कभी कभी लगता है कि आदमी जो है खींचा चला जा रहा है, कभी जो है ना कि खींचा चला जाए तेरी ओर तेरी ओर, तो वो क्या है, अट्रैक्ट। और दूर जा रहा है मतलब दूर भगाना, दूर हटाना, तो वही चीज है क्या, रिपल्स्ड। तो रिपल्स का मतलब होता है किसी से दूर हटना, है ना, तो दूर हट जाने को कहते हैं। डिफीट का मतलब होता है हार। जैसे आप देखो कई लोग जैसे हार जाते हैं तो डिफीटेड, है ना, कि कोई मैच हुआ तो उस मैच में कोई हार गया, है ना, कोई हार गया तो दूर चला गया, तो उसे क्या कहते हैं, डिफीटेड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है किसी को तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। रिजेक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज को मना कर देना। और रिपेल्ड का मतलब होता है किसी से दूर हटाना, यही है रिपेल्ड। तो रिपेल, रिपल्स्ड, ये साफ साफ दिख रहा है, रिपेल्ड और यहां पर रिपल्स्ड कर दिया है, मतलब दूर हटाना। तो दूर हटाना, द सोल्जर्स जो है वो रिपल्ड कर देते हैं, दूर हटा देते हैं किसको, शत्रु को, एनिमी को, रिपेल्ड। नेक्स्ट है किसी डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग्स। वाह, मास्क का मतलब होता है ढकना, है ना, मास्क लगाते हैं ना, कोरोना के टाइम से मास्क का प्रचलन चल गया। और अच्छा है भी, अच्छा चीज कि जैसे आप अब अगर अपने मुंह को और नाक को कवर करे हैं, अगर पॉल्यूशन है उससे, कहीं पर धूल कण है, पार्टिकल्स है उसमें, ये नुकसान करेगा। क्योंकि देखिए आपके मुंह और नाक, ये दोनों चीजें जाती है आपके लंग्स तक, फेफड़े तक जाती है। तो कोई भी अगर गलत चीज आपके मुंह में जा रहा है, नाक से जा रहा है, इसका मतलब वो फेफड़े पर जाएगा ही जाएगा। और फेफड़ा सलामत रखने का ये तरीका नहीं कि सिगरेट छोड़ दिया जाए। फेफड़ा सलामत रखने का मतलब ये भी है कि जो नेगेटिव चीजें उनको वहां तक पहुंचने ना दिया जाए। तो मास्क जो होता है, इसलिए क्या होगा, दिल्ली में लोग जो सांस लेते हैं वो सिगरेट 10 सिगरेट के बराबर है। क्यों भाई, सिगरेट तो नहीं पी रहा वो, तो हवा में भी वो चीजें हैं। तो वही होता है क्या, मास्क। मास्क का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, किसी चीज को ढकना। तो हिड, हाइड, हिडन, ये क्या होता है, हाइड होता है। और इसी का हाइड का क्या है, पास्ट, हिड, क्योंकि यहां पर पास्ट है तो यहां भी हिड होगा। हाँ, फ्लॉन्टेड का मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है मतलब डींगे हाँकना। सोल्जर, लक्की सोल्जर का कहना है फ्लॉन्टेड। बाबू फ्लॉन्टेड का मतलब होता है ब्रैग करना। इसको क्या कह दोगे, ब्रैगिंग करना। आपने अगर देखा होगा एफ लेटर जो कराया तो उसमें है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, मैं डींगे हाँकना जैसा, एग्जास्परेट कर देना, या मतलब एग्जाजरेट कर देना, है ना, ब्रैग करना, टॉल्टक करना, ग्रैंडीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, ऐसे ढेर सारे शब्द आते हैं। तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी, है ना, बातें करना, है ना, चाचा विधायक है, फूफा सांसद है, उसके जैसा। ऑब्लिक तो समझते ही हो, है ना, ये ऑब्लिक, ये ऑब्लिक, ये। ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर होता है, जो साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है। तो हिड हो जाएगा, मास्क मतलब छुपाना, और हिड का मतलब होता है किसी चीज को छुपा देना। जैसे कभी कभी चांद जो होता है अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लेता है, वो वाली बात है। नेक्स्ट, वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस। वेंडर का मतलब क्या है, देखो अब है ये सिनोनिम पूछा, लेकिन वन वर्ड पूछ रहा है भाई, वन वर्ड ही तो पूछ रहा है। सर रिपल्स मतलब भगा देना होता है। अब रिपल्स का मतलब समझ लो अट्रैक्ट का अपोजिट है। रिपल्सिव फोर्स होता है एक, जिसका मतलब होता है कि ऐसे मान के चलो कि यहां पर ये बोर्ड है, तो अब ये मैं जिसके पास जा रहा हूं तो ये अपने आप में क्या कर ले, मुझे खींच लिया। लेकिन एक क्या होता है, जैसे मैग्नेट, मैंने मैग्नेट का एग्जांपल क्यों दिया कि मैग्नेट का एक पोल लगाओगे तो खींचेगा, और उल्टा कर दोगे तो उसे दूर भगाएगा, तो उसी को रिपल्स कहते हैं। ये समझ में आया, तो ये चीज है। तो वेंडस का मतलब क्या होता है, वेंडस मतलब होता है कि वन हु ड्राइव सका, इसे सर ड्राइवर कहते हैं, काट दिया। वन हु वर्क इन हॉस्पिटल, उन्हें हम कहते हैं नर्स, उन्हें कहते हैं डॉक्टर। वन हु इज एम्प्लॉयड इन फूड सर्विंग, यानी जो फूड सर्विस में है, जो एम्प्लॉय है कि फूड को सर्व करता है, देता है, उसे वेटर कहते हैं। ये नहीं है, वेंडर नहीं। वेंडर का मतलब होता है कि जो बेचने में, है ना, जैसे मान के चलो कि कोई भी सामान बेच रहा है, उसे जैसे क्या कहते हैं, वेंडर्स। ये वेंडर्स होते हैं जो कहीं पर सामान बेचते हैं, घूम घूम के बेचे, है ना, गाड़ी पर रख के बेचे, तो उन्हें हम वेंडर्स कहते हैं। ये वेंडर्स होते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस। दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14। अब एडमिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मानना, इसी एडमिट से बनता है एडमिशन। देखो, यानी किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने को क्या कहते हैं, एडमिट कर लिया। कि मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी बातों को कहा कि हाँ मैंने ये काम किया, उसने एडमिट कर लिया, तो वो एडमिट होता है, किसी चीज को एडमिट कर लेना। डॉक्टर भी अपने हॉस्पिटल में क्या कर लिया, मान लिया, एडमिट कर लिया। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, एडमिट। एडमिट का मतलब सीधा सीधा एक्सेप्ट करना। अवाव का मतलब होता है अरे वाओ, अरे वाओ, अरे वाह बहुत खूब, इसका मतलब ही होता है बड़ो बहुत खूब।
समझेंगे कि अरे वाह, यानी अवाव। अवाव का मतलब क्या हो गया, बहुत खूब, क्या खूब कहा है किसी ने, तो वही चीज क्या है, अवाव। अरे वाह, तो वाह, अवाव मतलब क्या होता है, बहुत खूब। रिसीव का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना। देखो ये, अब ये भी एक्सेप्ट है। रिसीव का मतलब होता है कोई भी चीज क्या करना, मतलब इसको इसे एक्सेप्ट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे क्या, तो इसे कहेंगे रिसीव करना, यानी किसी भी चीज का प्राप्त करना, यानी कोई भी चीज मिलना, प्राप्त करने को क्या कहते हैं, रिसीव। इसलिए वो रिसीविंग का, तो रिसीविंग मिल गया है मुझे, मतलब मैंने पावती प्राप्त कर ली है, तो रिसीव, तो रिसीविंग हो जाएगा, है ना। कंसीड, ये तो जानते ही हो, कंसीड करना किसी चीज को, तो क्या हो जाए, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, किसी को मान लेना। हाँ, वेंडर्स मतलब विक्रेता भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा है, विक्रेता भी हो सकता है। आइए पी क्यू आर एस की दुनिया में चलते हैं। बनाइए क्वेश्चन ये, आपको थोड़ा समय दूंगा मैं, और आप बनाने की कोशिश करिए इसको। ये तो क्वेश्चन है सब छोटे छोटे। सीडीएस में क्वेश्चन आता है S1 और S6 वाला, वो लंबा लंबा होता है। सर सभी तो सिनोनिम से, फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस थोड़ा बहुत है। एक प्राप्त करना है, एक चीज को मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना कहते हैं इसको। चलो PQRS पर आओ आप तुम लोग। देखो कह रहा है क्या, अच्छा एक चीज आप देखो, ये वर है, आपको यही समझने का कला मैं सिखा रहा हूं, है ना। यहां पर एक कला है, यहां पर इस चीज को समझना। क्या कह रहा है ये, सत्यम कुमार। सर कल हम एक डेमो में गए थे, और जब जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो हम उनको एक्सप्लेन करके बता रहे थे, तो वो समझ गए। और लास्ट में मैंने बोला प्रियांशु सर का स्टूडेंट हो, अच्छा लास्ट में वो बोले बाबू प्रियांशु सर के स्टूडेंट हो ना। अरे वाह, ऐसा है क्या, चलो बहुत बढ़िया, आपको फिर तो और जो है खुशी मिली होगी, है ना। हाँ बिल्कुल, स्वीकार करना, मानना। चलो यहाँ देखो, आपको ना एक चीज सिखा रहा हूं मैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि आप समझ चुके हैं। देखो क्या है, यहां पर ये वर आया है, वर क्या है, एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। तो सर वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए आता है, यानी वर्ब आता है सब्जेक्ट के लिए, इसका मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर वर आया है। कहीं पर प्लूरल दिख रहा है क्या, सर यहां दिख रहा है, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, यानी यहां पर क्या है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसका मतलब मैन्युफैक्चरर्स प्लूरल है, इसीलिए वर आया है। इसका मतलब ये क्लियर है कि पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर आएगा। बोलो आंसर सी, आपने आंसर दे दिया है। यही क्वेश्चन होता है जो सीडीएस का। चलो आगे बढ़े, और देखो, बनाओ इसको भी, बताओ PQRS। कुछ ना कुछ आपको बाबू दिखेगा। देखो आप यहां पर एक चीज देखो, लिखा है कि ड्रेस फैशंस चेंज्ड एंड लाइट कॉटन टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल का मतलब समझ गए, है ना, जो कपड़ा उपड़ा होता है उसे टेक्सटाइल कहते हैं। इसका मतलब पी के बाद आर होगा। कहां है PR, यहां है PR, यहां है PR, यहां है PR, बाकी काट दिया। ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा है कि यहां पर द कोर्स वुलेंस ऑफ द इंग्लिश, क्यू से शुरू होगा नहीं, ऑफ द इंग्लिश से शुरू होगा नहीं, ये कट गया। द कोर्स, जो कोर्स है, वुलेंस, हाँ ठीक है, क्यू आखिरी में आ रहा है, वो यहां भी आखिरी में है, यहां भी आखिरी में है। एस नहीं, यहां पर पी से सेंटेंस शुरू होगा, ड्रेस, जो ड्रेस फैशंस चेंज द लाइट कॉटन टेक्सटाइल्स बिगिन टू रिप्लेस द कोर्स वुलेंस, यानी आर के बाद एस होगा, एस के, आर के पहले एस नहीं, आंसर हो गया ए। डी नहीं बाबू, डी आंसर कैसे दे रहे हो आप जरा डी को पढ़ के देखो कि लिखा है कि द कोर्स वुलेंस, है ना, एस कर दिया, फिर क्या है, ड्रेस फैशन चेंज्ड, नहीं ना, ऑप्शन यहां पर पी से शुरू होगा। पूछो क्यों, तो ये सर सब्जेक्ट की तलाश है, सब्जेक्ट मिलेगा, ड्रेस फैशन, यानी ड्रेस का जो फैशन है, कपड़ों का जो फैशन है, उसने बदल दिया है क्या, एंड लाइट कॉटन, और जो लाइट जो कॉटन है, जो टेक्सटाइल से बिगिन टू रिप्लेस द कोर्स वुलेंस ऑफ द इंग्लिश। लास्ट में क्यू है, हालांकि दोनों में क्यू है, लेकिन एस से शुरू नहीं करेंगे। आप पढ़ के देखो, द कोर्स वुलेंस और ड्रेस फैशन चेंज द लाइट कॉटन,
टेक्सटाइल्स बिगिन टू रिप्लेस ऑफ, अब बताओ कि टेक्सटाइल्स बिगिन टू रिप्लेस ऑफ द इंग्लिश सही लग रहा है? आर के बाद आ रहा है, एस के बाद देख लो ये द कोर्स वुलेंस ऑफ द इंग्लिश, आंसर क्या है? ए। अगला बनाओ। सर मैं आपसे फाउंडेशन बैच 2 से जुड़ा हूं, मैंने ऐसा कमेंट नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि जब हम ओवर एज हो जाएंगे तब आप अपना वो कैब बैच और बुक लेकर आएंगे क्या बाबू? तुम लोग ऐसी ऐसी बातों से कहते हो ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना? आप लोगों को मैं, चलिए आपसे कमिटमेंट मैं कर देता हूं, 13 अगस्त 2025 को आपको वो कैबलरी बैच मिल जाएगा। क्या है डेट? 13 अगस्त 2025। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि वो दिन कितना पावन दिन है ना? पावन दिन मेरे लिए है, क्योंकि अपुनिच उसी दिन आया था। मैंने अपने भाई का बर्थडे है ना उस दिन, तो इसीलिए उसी दिन आएगा। चलो क्वेश्चन बनाओ। ये देखो, कह रहा है कि यहां पर देखो सेम वही चीज है, लेकर आए कि द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, कहीं ना कहीं एक चीज मैं देखा हूं, तुम लोग को ना अपने दिल की बात बता रहा हूं। एनडीए और सीडीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं, खास करके कॉम्प्रिहेंशन वाले, पीक्यूआरएस वाले, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, मैंने एक चीज देखा है इनमें कि इन क्वेश्चन की एक खास बात है। खास बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं उठा लेता है जीएस से। आप देखो, आप पूरा एक ही जीएस का एक पार्ट पकड़ेगा, उसी से उठाता चला जाएगा। लिखा है क्या कि द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, उसके बाद आर है। अब यहां पर वर्ब चाहिए तो पुट। अब इंडियन तो होगा नहीं, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इंडियन गुड्स नहीं होगा। द यहां पर टू रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले इनफाइनाइट वर्ब नहीं, फाइनाइट वर्ब दो कि द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पुट प्रेशर ऑन दियर गवर्नमेंट, है ना, टू रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड। साफ साफ दिख गया, तो आंसर क्या हो गया? तो यानी आर के बाद पी, आंसर है सी। चलो नेक्स्ट। हाँ थोड़ा देखो, है पूरा का पूरा है। अब आप देखोगे ना, भारत के अंदर देखोगे कि कहीं ना कहीं जितने, मैं क्यों अंग्रेजी में वाली जो कहानियां बताता हूं उसमें क्यों इतिहास की चर्चा होती है, कारण है इसका सीधा सीधा। आप देखिए, कोई मेरे से कहेगा, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे और आपने इतिहास इस चीज को बताने लगे। कारण है बाबू, देखो आप, ये पूरा इतिहास है कि कैसे भारत के अंदर जो है व्यापारी बन के अंग्रेज आए और भारत के अंदर किस तरीके से भारत में अपना कंपनी के नाम पर लूटपाट मचाया, किस तरीके से भारत के लोगों को गुमराह किया, किस तरीके से अपना धंधों के अंदर जो है बड़े पैमाने पर प्रॉफिट कमाने की सोचा। बानिए थे, बानिए, अंग्रेज पूरे मामले में बानिए थे। तो वो कहीं ना कहीं व्यापार करेंगे तो उस तरीके से करेंगे प्रॉफिट ज्यादा हो। आप देखिए, ये सेम वही चीज है। देखो, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स स्टिल हेल्ड दियर ऑन इन फॉरेन मार्केट इन स्पाइट ऑफ दिस लॉ हाउएवर। अब देखो यहां पर, अब अगला जो, मतलब अगला जो चीज है उसको सीधे सीधे जोड़ दिया है। ये यहां साफ साफ चीजों को जोड़ दिया है। अब पिछला कहानी का यहां पर लेना देना है इससे। आप कहोगे ना, ये पिछला का सीधा सीधा लेना देना इससे दिख रहा है। क्या है यहां पर कि पिछली कहानी थी कि इन स्पाइट ऑफ दिस लॉज, यानी इन लॉज के बावजूद, हाउएवर, हालांकि, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल स्टिल हेल्ड दियर ऑन इन फॉरेन मार्केट्स। आप बताइए मुझे कि क्या 8वें क्वेश्चन से 9वें क्वेश्चन का लेना देना नहीं है? सर बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। कैसे लेना देना है? तो देखो, कह रहा है कि द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पुट प्रेशर, कि जो ब्रिटिश जो उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरर्स थे, जो बनाने वाले थे, उन्होंने प्रेशर दिया अपनी गवर्नमेंट पर कि प्रतिबंध कर सके और रोक सके, कि प्रतिबंध कर दे, रोक दे इंडियन गुड्स, यानी भारतीय सामानों को इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। और उसी चीज को आगे कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ दिस लॉज, इन नियम के बावजूद, हाउएवर, हालांकि, जो है इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, कि भारत के जो सिल्क के कपड़े हैं और कॉटन के टेक्सटाइल्स हैं, स्टिल हेल्ड दियर ऑन इन फॉरेन मार्केट, कि उन्होंने फिर भी अपना चीज जारी रखा जो विदेशी मार्केट्स के अंदर। तो यहां पर आंसर क्या है? RPSQ। तो सीडीएस से क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके से आ जाते हैं, पिछले से भी अगला का लेना देना है। अब अगला फिर वही देखो,
अब ये पूरी कहानी एक एक चीज में सिमट के आ जाएगी। देखो अब यहां पर मैं अगर आपको कहूं, पूरी बात बता देता हूं, सुनो, मैं आप ध्यान सुनो। हुआ क्या कि 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि भारत में सिर्फ एक ही कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वही भारत के अंदर व्यापार कर सकती है। और इसको 20 साल का एकाधिकार प्राप्त दिया जा रहा है। यानी 20 साल का क्या होगा, इसको एकाधिकार मतलब एक ही अधिकार मिलेगा। किसको? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको। और हर 20 साल पर हम इसका नया नया जो है संशोधन करते हुए अलग अगला एक्ट लेके आएंगे, जिसको हमने चार्टर एक्ट कह दिया। 1773 में आया, फिर आया 1793 आ गया, फिर आएगा 1813, फिर आएगा 1833। देखो यही है आपका पूरा पूरा। अब सुनो, 1773 में कहा कि एक ही कंपनी जो होगी भारत में व्यापार करेगी, ठीक है। और देखो सर मैं सर मैं पढ़ाती हूं और मेरी दीदी गवर्नमेंट टीचर है इंग्लिश की, ओके। वो स्कूल से आती है और आपका वीडियो, अच्छा, बहुत बढ़िया है। चलिए आप देखिए यहां पर। अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और कहा गया कि एक ही कंपनी भारत के अंदर व्यापार करेगी। कहा ठीक है, और हर 20 साल पर हम नया नया चार्टर एक्ट लेके आते रहेंगे। 1773 में एक अधिकार मिला, फिर आया एक्ट 1793 का, है ना। उसके बाद जब 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसने ये कहा कि अब भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके सारे जितने अधिकार है वो समाप्त किए जाते हैं। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर रोई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तुमने कहा था आज से, याद करो, आज से 40 साल पहले तुमने ये बात कहा था। और उसके पहले भी जब कंपनी जब बनी थी सन 1600 में, उस समय भी जो विक्टोरिया थी उन्होंने कहा था कि तुम्हें एक अधिकार मिलेगा। फिर कंपनी के आंसू पूछे गए और कहा ठीक है, जब इतना रो रहे हो इतना रो मत, तुम्हें 2 अधिकार और दिए जा रहे हैं, एक चाय का व्यापार है और दूसरा चाइना के साथ व्यापार है। तो सारे राइट्स को टर्मिनेट कर दिए गए सिवाय इसके कि चाय और चाइना के साथ व्यापार कर सकते हो। इसका कारण एक और है, ये तो पड़ाव है जो कि यहां पर सारे टर्मिनेट कर दिए गए थे, अगले साल तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया कि बाकी लोग जाके व्यापार करेंगे। और सुनो यहां पर अब खेल दूसरा है। 1769 के अंदर इंग्लैंड में शुरू हो गई इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, धड़ल्ले से जो है इंडस्ट्री लग रही है। और इंडस्ट्री लग रही है तो इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, टाइम पास थोड़े हो रहा है, सामान बन रहे हैं, उद्योग जो है वो बन रहा है, सामान धड़ल्ले से निकल रहे हैं। सामान पहले जब बना तो कहां पर जाएगा, तो यूरोप के मार्केट में। पूरा यूरोप मार्केट भर दिया, यूरोप मार्केट को पूरी तरीके से भर के रख दिया। अब जब सामान अपने यहां बनने लगा, इंग्लैंड में बनने लगा, तो यूरोपियन तो भारतीय पर दबाव बनाएंगे ही कि अब हमारा सामान बेचो, इनके सामान को रोको, इनके सामान को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दो। कहा कि ऐसा तो नहीं कर सकते, वहां पर कई सारे नियम थे, अगर तुम यहां बंद करोगे तो वहां पर वो बंद कर देंगे, तुम्हें मटेरियल तुमको देना बंद कर देंगे, तुम जो कंपनी चलाते हो उसमें मटेरियल नहीं मिलेगा। ऐसे करते करते ये परमान चढ़ गया था 1790 तक। और 1790 तक आते आते इसका परमान पूरे तरीके से चढ़ गया कि अब पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर, यूरोप मार्केट कैप्चर। अब कहा कि अब सामान वहां बेचा जाए जहां पर अपनी कॉलोनीज हैं, जैसे कि इंडिया, जैसे कि अमेरिका। हालांकि उससे अमेरिका तो उससे पहले आजाद हो गया था, जैसे कि और भी जगह पर है वहां पर सामान बेचा जाए। इसी कारण से 1800 के आसपास में यह फैसला लिया गया कि अब देखो, अच्छा बनाओ इसको पहले, लास्ट मतलब साफ साफ देख के ही लग रहा है कि सर क्यू जो है इसका आंसर बनेगा। यानी क्यू जो है वो सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है वो क्यू से साफ साफ दिख रही है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर एंड इट लेड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है कि यहां पर क्यू से शुरू होगा, यानी एस नहीं, अब बचा है क्यू। क्यू क्या है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसने ट्रांसफर करके रख दिया। अब यहां पर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट लेड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यू के बाद पी तो आ नहीं रहा है, आ रहा है आर। यानी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर एंड इट लेड टू रिपेयर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही है आपका आंसर है सी, आर एस, बिल्कुल। नेक्स्ट, और देखो, हाँ अब दूसरा चीज आ गया है, अब है ना दूसरा चीज पूछा गया है। मोहम्मद इकबाल आप सभी जानते हैं, देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मोहम्मद इकबाल, ये रहा। यानी एसपी,
एसपी कहाँ है? यहाँ साफ दिख रहा है, मुझे तो यहां से दिख रहा है। हाँ, मोहम्मद इकबाल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मोहम्मद इकबाल जो है profoundly influenced the philosophical and religious outlook of people through his poetry। इसका मतलब एसपी, एसपी ये रहा आंसर है डी। चलो यहां आ जाओ, एंटोनिम आ जाओ। इट वॉज अ मिस्ट्री as to where the young girl had acquired such a naive belief। नेव का मतलब क्या होता है? नेव का मतलब होता है नौसिखिया, है ना, जो अज्ञानता है, अज्ञानता जो है वो चीज के अंदर होता है, उसे नेव कहते हैं। देखो, क्रेड एक शब्द है जिसका मतलब होता है विश्वास, ओ यूएस का मतलब एडजेक्टिव है, क्रेड मतलब विश्वास, क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वासी। जिस जो सब पर विश्वास कर लेता है वो क्रेडुलस है, जिस पर सब विश्वास करते हो क्रेडिबल है, तो ये हो जाएगा क्रेडुलस। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों के जैसा, इनोसेंट टाइप का जो होता है उसे कहते हैं चाइल्ड लाइक। तो ये नेव, ये बिल्कुल यही है। इसका सिनोनिम, यहाँ सिनोनिम पूछता तो ये दोनों हो जाता, तो उल्टा पूछा है तो वाइज हो जाएगा। नेव का मतलब होता है अनुभवी, सॉरी अनुभवहीन, जो है ना, एबिसिडेरियन कह सकते हो। बिल्कुल सही कहा है मोहन ने, बिल्कुल सही कहा है, यही होता है। ये देखो, सुटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? सुटेबल कोई भी चीज, यानी दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट सुटेबल फॉर कैंसर। सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, अपोजिट जो होता है उसे कहते हैं क्या? सुटेबल, है ना। सुटेबल जो होता है वो क्या है? मतलब कोई भी चीज। देखो, बी फिट का मतलब यही है, ये कहा ना बी फिट, तो बी फिट का मतलब होता है यही सुटेबल, ये सिनोनिम है। और देखो यहां पर होगा इनसफिशियंट। सफिशियंट का मतलब होता है कि पर्याप्त, कि जो चीज पर्याप्त है, जैसे मतलब कोई भी चीज इतना होना चाहिए उतना है, चाय में जितनी चीनी होनी चाहिए उतनी है, तो वो चीज क्या है? वो तो पर्याप्त, मतलब जो पर्याप्त है, सफिशियंट। और इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त, कि बहुत ज्यादा है। तो ये काट दिया, दो तो कट गए। ये अब देखो, यहां पर इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है कि, देखो पर्टिनेंट का मतलब होता है सुटेबल, इम्पर्टिनेंट का मतलब सुटेबल ना हो, तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट, some of the criticism which they had to put up with very unfair। criticism का मतलब क्या होता है? किसी की आलोचना करना, तो किसी को अप्रिसिएशन देना। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, स्कॉन का मतलब ठुकरा देना, सेंसर मतलब होता है आलोचना करना, तो क्या हो जाएगा? अप्रिसिएशन। किसी को, है ना, किसी की आलोचना का उल्टा है एक तरीके से, अप्रिशिएट करना किसी को, है ना। हिंदी एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी क्या यूज किया जाए इसका। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? किसी को शाबाशी देना, ऐसा कुछ। चलो, आई वुड बेग ऑफ ऑल फ्रेंड्स नॉट टू रश टू बिरला हाउस नॉर ट्राई टू डिस्यूड मी और बी एंग्जियस अबाउट मी। एंग्जियस का मतलब होता है किसी भी चीज में बेचैनी, है ना। एंग्जियस का मतलब क्या होता है? बेचैनी, बेचैन। आदमी बेचैन नहीं होता है कभी किसी चीज को लेके कि बहुत बेचैनी सी छाई हुई है, वही होता है एंग्जियस, चिंतित। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, ये सर्टेन क्या है? सर्टेन, निश्चित। कंपोज का मतलब होता है रिलैक्स, है ना। काम एंड कंपोज एक शब्द भी होता है, काम एंड कंपोज्ड, काम है कंपोज्ड। ये काम मतलब शांत, कंपोज का मतलब है रिलैक्स। ये शब्द है, याद रखना, बड़ा अच्छा शब्द है ये, काम एंड कंपोज। केयरलेस का मतलब लापरवाह, और हीडलेस का मतलब भी होता है लापरवाह। अगला देखो, कह रहा है क्या कि इट कुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टेड दैट विथ सच अ बेंट ऑफ माइंड ऑफ द पीपल देयर शुड हैव बीन मच एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो, जिसके अंदर क्या है कि एक्टिव है, बहुत ज्यादा मतलब एक्टिविटी हो रही है। जब भी कोई किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं, है ना। तो एक्टिविटी है। डल का मतलब होता है नीरस, डोरमेंट मतलब होता है सुस्त, है ना। यानी इसको कह सकते हो कि इनएक्टिव टाइप का। और जो डोले ना, जो डोले ना वो इंडोलेंस, आलसी। और इसका मतलब भी आलसी है, इसका मतलब भी आलसी है, डोरमेंट का मतलब भी सुस्त है, डल मतलब नीरस। नीरस तो काट देंगे, बाकी तीनों तो एक जैसे हैं, तीनों में तो एक ही है। अब देखो देखो बाबू, डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त, लेकिन ये कब होगा? जब एक्टिव होगा। जब एक्टिव होगा तब ये डोरमेंट होगा, ध्यान रहे। डोरमेंट भी इसका आंसर है, लेकिन अगर ये एक्टिव होगा तब ये डोरमेंट होगा, लेकिन एक्टिविटी है तो इंडोलेंस होगा, क्योंकि नाउन नाउन।
और ये है आलसी, ये भी आलसी है। हाँ, सब तो एंटो ही लग रहा है, बिल्कुल वही बात कहा मैं, सब एंटो, सब के सब एंटोनिम्स है, लेकिन बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग कर लो, बाकी चीजें हो जाएंगी। देखो, इन द फेस ऑफ द ओवरवेलमिंग मास ऑफ एविडेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा मास मतलब ढेर है एविडेंस का, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, वी कैन नॉट हिम ऑफ द क्राइम, यानी इन द फेस ऑफ द ओवरवेलमिंग मास ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, हम उसे वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते क्या उसे एब्सॉल्व। अब देखो, पनिश का मतलब होता है किसी को सजा देना, एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त, रिलीज का मतलब होता है रिहा, और इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज। तो यहां पनिश नहीं, मास ऑफ एविडेंस है भाई उसके फेस पे, उसके जो है तरफ, है ना, उसको कह रहा है कि हाँ पे तुम निर्दोष हो, निर्दोष हो, हम उसे जो है रिहा नहीं कर सके, एब्सॉल्व नहीं कर सके। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को रिहा कर देना, तो एब्सॉल्व। आई होप दैट द रेन विल फॉर द पिकनिक टुमारो, कल के लिए क्या हो जाएगा। तो कीप ऑफ का मतलब देखो, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, कोई काम कर रहे हो उसको स्थगित कर देना, ये है। स्टेट बैक का मतलब होता है बचा कर रखना, स्टे आउट का मतलब होता है दूर हटना, कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को थम जाना, रुक जाना, नहीं है थम के बरस, तो वही थम के बरस वाली बात है कीप ऑफ। ये पूरा पूरा क्या है, तो ये फ्रेजल वर्ब वाली चीजें हैं। आ जाओ, आफ्टर द मैराथन, अच्छा मैराथन का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या है, कोई बताए मुझे, आज मैं तुम लोग के साथ टाइम है भी, थोड़ी सी बातें करता हूं कि क्वेश्चन तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मैराथन का मतलब क्या होता है, और मैराथन आया कहां से, जरा ये बताओ, तुमको एक बड़ा रोचक जानकारी मैं दूंगा। मुझे ऐसे ही एक व्यक्ति ने पूछा था, तो मुझे नहीं लगा कि भाई वो उतनी गहराई तक वो जानते होंगे, लेकिन फिर मैं जब देखो क्या होता है ना कि हम जब एज अ टीचर, जब हमसे कोई पूछता है, तो कोई पूछता है तो हम उसे बताने की कोशिश करते हैं कि बड़ा कम में बता दे, लेकिन जब भी कभी भी होता है क्या कि जब देखते हैं सामने वाला कि नहीं इससे और जानना चाहते तो और ज्यादा बताएंगे। लंबी यात्रा, अच्छा रेस लगातार। आपको मैं एक कहानी बताता हूं, कहानी सुनना। एक जगह है मैराथन, जो मैराथन है वो एक जगह का नाम है, 490 बीसी की आसपास है, 490 बीसी की बात है। एक जगह है यूनान, आप जानते होंगे यूनान एक जगह है। यूनान, यूनान में दो जगह है, एक है एथेंस और एक जगह है स्पार्टा। स्पार्टा, एथेंस और क्या है स्पार्टा। कहते हैं कि यूनान जो है, यूनान नहीं आप नाम सुना होगा, यूनान में एथेंस है, स्पार्टा से कैसे मान के चलो, भारत में दो राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तो एथेंस और स्पार्टा दो जगह है। फारस जो ईरान शब्द है, क्या जगह है फारस। फारस का एक राजा था जिसका नाम था डेरियस, फारस का राजा है डेरियस। डेरियस ने यूनान पर हमला कर दिया, ये यूं कहूं मैं एथेंस वालों पर हमला कर दिया। एथेंस वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ ग्रीस, ग्रीस या ग्रीक कहते हैं, ग्रीस, ग्रीस वो जगह है, वहां की चीजों को ग्रीक कहा जाता है। तो एथेंस पर वो हमला कर दिया, यूनान पर। एथेंस के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आप नाम सुने होंगे सुकरात, आपने नाम सुना होगा प्लेटो, ये सब वहीं के थे। अरस्तु, एरिस्टोटल, ये सब यहीं के थे। उनका चेला था अलेक्जेंडर, वो यहीं का था। एथेंस वाले जितना पढ़ाई करते थे उतना ही स्पार्टा वाले लड़ाई करते थे। इन दोनों के बीच में समानता यही कुछ कोई नहीं थी, ये पढ़ते थे ये लड़ते थे। अब डेरियस ने हमला किया किस पर, एथेंस पर। स्पार्टा पे करता तो चाप देता, लेकिन इस पर नहीं किया, एथेंस वालों पर हमला कर दिया। और जब ये हमला किया तो एथेंस वाला सोचा कि मैं जाता हूं स्पार्टा से मदद लेके आता हूं, स्पार्टा वालों से, स्पार्टन से मदद लेके आता हूं। उस समय बरसात हो रही थी और पहाड़ी जगह है, उस पर तो चल नहीं पाएगा, घोड़े उड़े चल नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिसिपिटीज, फिसिपिटीज। ये फिसिपिटीज नाम का जो योद्धा था, ये पैदल चला गया, अब बरसात में घोड़े नहीं चल पा रहे थे, ये पैदल चला गया 150 किलोमीटर 2 दिन में। ये 150 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में तय कर लिया। स्पार्टा, स्पार्टा के पास गया, जाके मनाया, और जाके मनाने के बाद कहा कि चलो तुम मेरे साथ युद्ध करो। स्पार्टा जो थे, स्पार्टावासी जो थे, स्पार्टन थे, उनका कॉन्सेप्ट अलग था। उनका यह कहना था कि अभी तारे डूबे हुए हैं। उनका कहना था कि जैसे वो लोग मानते थे शुक्ल पक्ष चल रहा है तो इसमें लड़ाई करेंगे, कृष्ण पक्ष में लड़ाई नहीं करेंगे, ये सारी बातें थी।
यहां पर ये गया मनाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करी, 2 दिन में चला गया, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, कोई भी चल जाएगा। 2 दिन में जाना है तो समझ रहे हो, यहां पर तो चला जाएगा वो। अब यहां पर ये मनाने गया लेकिन मनाए नहीं, ये आए नहीं, कोई बात नहीं, वापस चला आया। पैदल गया है तो पैदल आया, लड़ाई किया और लड़ाई करने के बाद यहां पर डेरियस को हराया और जीत गया। ये जो लड़ाई हुई थी जिस जगह पर, उसका नाम था मैराथन, इसीलिए हम कहते हैं मैराथन की लड़ाई। मैराथन की लड़ाई से हमने सीखा है कि जो फिसिपिटीज था वो मैराथन, मतलब मैराथन की लड़ाई के लिए ढेर दूरी तय कर लिया, इसीलिए भी आज तक हम कोई बड़ी चीज जो चलती है उसको मैराथन कहते हैं। अगर क्लास बड़ी चल रही है उसको मैराथन कहते हैं, अगर कोई रेस बड़ी चल रही है उसे हम कहते हैं मैराथन रेस है। तो याद रहे, मैराथन कोई नाम नहीं है, मैराथन एक जगह का नाम है। उस जगह पर एक लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? 490 बीसी में। और ये लड़ी गई थी किसके बीच में? तो फारस और यूनान के बीच में। जो पर्सिया है, जो फारस है, उसके बीच में लड़ी गई थी, जहां का राजा था डेरियस। डेरियस और एथेंस के बीच में हुई थी। जीतने वाले व्यक्ति का नाम था फिसिपिटीज। 150 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में तय कर लिया। और जो लड़ाई हुई जिस जगह पर, उसे कहते हैं मैराथन की लड़ाई। जैसे हम कहते हैं बक्सर की लड़ाई, उनके यहाँ क्या है? मैराथन। तो मैराथन की लड़ाई। तो ये इसकी कहानी है। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं नॉर्मली कहा बताने को, फिर वो जब मैं देखा कि वो बहुत ज्यादा जो मतलब जानना चाहते, तो फिर मैंने पूरी जब बातें बताई, तब जाके उनको जो है ये लगा कि हाँ, सामने वाला टीचर है। तो वही बात है। तो यही चीज क्या है? मैराथन। याद रहेगा आप लोग को, एक अलग सी जानकारी मैंने आपको बताया। तो वही है मैराथन। मैराथन की लड़ाई कब हुई थी? तो 490 बीसी में। कि आफ्टर द मैराथन सम ऑफ द, यहां पर उसके कंपिटिटर्स हैं, फील्ड कंप्लीटली, कि जो मैराथन के बाद जो मतलब उसके जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो पूरी तरीके से क्या कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे? सर, मैराथन होने के बाद इंसान थक जाता है। एक तरीके से क्या होता है कि जो थका जैसा फील करता है, तो थका जैसा फील करता है, तो बताओ क्या होगा? सर, मैराथन का मतलब पता चला गया। अब अपने दोस्तों से पूछेंगे क्या है, पूछ लेना आप। चलो बताओ। कट अप, डन इन। डन इन का मतलब होता है पूरा होना, यही है डन इन। मतलब एक किसी किसी चीज में खत्म हो जाना, है ना। मतलब एक तरीके से ये फील करना कि अब जो है अब मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ, डन हो गया हूँ, मेरा पूरा हो गया। नहीं, मैं आदमी खाना खाता है तो खाना खाने में क्या कहता है? अब इससे ज्यादा नहीं खा सकता, मैं पूरा हो गया, मेरा डन इन। वही चीज है। रन आउट का मतलब होता है खत्म होना। ये मैराथन की पूरी कहानी है। अगला देखो। स्कार्सली द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन ही हर्ड द नॉइज। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? सर, मैं आपका सबसे बड़ा वाला फैन हूं, लव यू सर। अरे वाह, लव यू। रन आउट का मतलब अब होता है कोई भी चीज खत्म होना। खत्म मतलब क्या है? जैसे स्पेस आपका खत्म हो गया, यानी रन आउट हो गया, आपकी पारी समाप्त हो गई, रन आउट हो गए। तो वो खत्म होना, खत्म नहीं, अपने आप को कम समझ लेने को डन इन कहते हैं। बहुत जल्द आएगा नया बैच इंग्लिश का फाउंडेशन, अभी तो चल ही रहा है, 5 के बाद आएगा 6। देखो, कह रहा है कि स्कार्सली। अब यहां पर दो चीजें हैं। अगर आप डिड भी लगा सकते हो, हेड भी लगा सकते हो, यानी यहां पर दो कट गए। अगर आप यहां पर डिड लगाओगे तो डिड तो वी1 लेता है कि स्कार्सली डिड द टीचर एंटर्ड। अब ये गलत है, अब इसको तो काट नहीं सकते, इसलिए डिड को काट दिया, तो बचा क्या? हेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेड। ये स्कार्सली वाली पूरी बात बता देता हूं मैं आपको। एक शब्द होता है हार्डली, एक शब्द होता है स्कार्सली। ये दोनों अपने बाद इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ये उल्टी बात है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। यहां पर जो है देखो, डू, डज, आप यहां पर लगा दो डिड, आप यहां पर लगा दो हैड, इसके बाद सब्जेक्ट। डू डज अपने साथ वी1 लेता है, डिड अपने साथ वी1 लेगा, हैड अपने साथ वी3 लेगा। ये हार्डली और स्कार्सली अपने बाद देन लेते हैं। ठीक, इन सॉरी देन नहीं, वेन। हार्डली है ना, वेन। HW और SW बताया था। अब ये जो है यहां अगर प्रेजेंट, ये देखो डूडस क्या है? प्रेजेंट है, तो आगे वाला प्रेजेंट होगा। अगर ये डिड V2 है तो आगे वाला V2 यानी पास्ट लेगा। ये भी V2 है, हेड, तो क्या होगा? V2। ये पूरी कहानी होती है।
इसकी पूरी दास्ता कुछ यूं है कि ऐसे चीजें काम करती हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना, ये पूरा पूरा काम करता है। यही क्वेश्चन है। देखो, आप डिड लगाओगे तो यहां V1 होगा, इसलिए गलत है। हेड लगाएंगे तो V3 होगा। अगला देखो, आई डू नॉट थिंक ही विल एवर द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, मतलब उभर पाना। तो उभर पाने को क्या कहते हैं? उभर पाने का मतलब होता है किसी चीज से नहीं, गेट ओवर कर जाना। सर सीडीएस इतना आसान क्वेश्चन पूछता है बाबू, आपको हर एग्जाम का क्वेश्चन आसान अब लगेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्वेश्चन आसान है? यही क्वेश्चन के लिए तो लड़ाई होती है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आसान ही लगेगा। इसमें यह नहीं है कि क्वेश्चन आसान आते हैं, इसमें यह है कि आपने वो पढ़ाई कर ली है। इस पढ़ने का फायदा कुछ तो होगा, और कुछ होगा वो यही होगा। तो वही क्या है? गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है उभर पाना। गेट ओवर। इट इज नो यूज इन क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना? स्पॉइल्ड नहीं, स्पिरिटेड नहीं। यहां देखो, यहां पर है क्या? इस यहां पर एक स्पिल्ट है और एक पर है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है जैसे नहीं, किसी चीज में स्प्लिट हो जाना, है ना, फैल जाना, स्प्लिट होना, वो चीज है। तो स्प्लिट नहीं, स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि गिरे हुए चीजों पर, दूध गिरा हुआ है उस पर आंसू बहाना। अब रोने से कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वही है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट, यू मस्ट गो टू द स्टेशन नाउ, योर ब्रदर गो जस्ट येट एज हिज ट्रेन लिव्स आफ्टर 3 hours। देखो, यू मस्ट, तुम्हें जरूर जाना चाहिए कहां पर? स्टेशन। अभी तुम्हारे भाई को, योर ब्रदर, वुड नॉट, मस्ट नॉट, शुड नॉट, ठीक है, एज हिज ट्रेन लिव्स आफ्टर 3 hours। देखो, यहां कहना चाहता है ये कि भाई जैसे कि उसकी जो ट्रेन है वो रवाना होगी 3 घंटों के बाद, तो यू मस्ट गो टू द स्टेशन नाउ। यू मस्ट गो, तुम्हें अभी जरूर जाना चाहिए। योर ब्रदर नीड नॉट गो, यानी कि तुम्हारे भाई को जाने की जरूरत नहीं है अभी। गो जस्ट येट एज हिज ट्रेन लिव्स आफ्टर 3 hours, 3 घंटे में रवाना होगी, तो कभी जरूरत नहीं है, तो नीड। यहां देखो, एवरी रश ड्राइवर बिकम्स अ किलर, यानी जो रश चलाने वाले गाड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो रश नहीं ड्राइविंग करते हैं कि भाई लिमिट क्रॉस करके जो चला रहा है, तो वही कह रहा है कि एवरी रश ड्राइवर बिकम्स, यानी जो प्रत्येक रश ड्राइवर जो होता है वो क्या होता है? एक पोटेंशियल किलर होता है। पावरफुल किलर तो नहीं, पोटेंशियल किलर है। लापरवाह नहीं, पोटेंशियल, यानी जानता है कि जब तेज चलाएंगे तो किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, इसका मतलब पोटेंशियल किलर है वो। द कंट्री ऑज अ डीप डेप्थ ऑफ पेट्रियोटिज्म, सिंसियरिटी, रिम्ब्रेंस, और यहां ग्रेटिट्यूड। तो क्या है कि द कंट्री ऑज अ डीप डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। हाँ, ग्रेटिट्यूड है अपने आप में। फ्रीडम, जब फ्रीडम फाइटर्स कर दिया ना तो फिर ग्रेटिट्यूड होगा। आंसर क्या है? डी। चलिए, ये आपका सीडीएस का क्वेश्चन है। अगला सेट भी सीडीएस का ही होगा, लेकिन 2024 का पेपर, 2018 का था ये, और 2024 के भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, है ना। आज आपको मिल जाएगा वो, आज ही मैं, आज क्या मतलब कल सुबह में मिल जाएगा आपको। 2024 के पेपर को मैं अपलोड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इसी संडे को, आगामी जो संडे है, इस संडे को एनडीए और सीडीएस का एक आखिरी मॉक टेस्ट जो फ्री ऑफ ऑल है, सभी के लिए फ्री है, वो आने वाला है। इस संडे को जितने लोग एनडीए की तैयारी, सीडीएस की तैयारी करते हैं, वो इस टेस्ट को जरूर दे। दोनों माध्यम में अवेलेबल है, मतलब ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन। जो ऑफलाइन है वो सारे सेंटर्स पर अवेलेबल है। एनडीए का तो सारा सेंटर पर है, जैसे कि देहरादून, जैसे कि प्रयागराज, जैसे कि आपका जो है यहाँ पटना मुसल्लापुर हाट, है ना, आपका जो है दिल्ली, वहां पर भी है, करोल बाग में, हर जगह उपस्थित है। एनडीए का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, सीडीएस का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है पूरा का पूरा जो है इस चीज को ऑफलाइन देने की कोशिश करिए। और ये है, आप जो है केजीएस वाले लिंक पर जाके आप क्लिक करके और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फ्री फॉर ऑल है, ये किसी के, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप वहां पर जाके इसका एग्जाम अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, है ना। आप ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन दे सकते हैं, फिर आपको मजा आएगा। वो स्पेशली मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है उसके लिए, एक तरीके का वो है, आखिरी है, एग्जाम में जाने से पहले है वो। तो आप उसको भी देना ना भूले। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।